एक अनुमान के अनुसार हर वर्ष 3 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री इस यात्रा को करते हैं, पर एक नैरेटिव के अनुसार ये 3 करोड़ से अधिक लोग गुंडे हैं। क्या कांवड़ यात्रा में ऐसे बहुत सारे लफंगे? परंतु क्या हज यात्रा पर होने वाला हज यात्रियों को बना देता है? शिव भक्ति और कांवड़ यात्रा में हिंसा का क्या काम? तो कुछ घटनाएं कांवड़ यात्रियों को गुंडा कैसे बना सकती हैं? क्या है कांवड़ यात्रा का इतिहास और क्या है नैरेटिव का युद्ध जिसमें कांवड़ यात्री गुंडे हैं और हाजी पवित्र? कौन लोग कर रहे हैं ये इन्फोवॉर और कैसे भारत इसे जीत सकता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत जहां हिंदू बहुल है और सावन मास चल रहा है और भोले के श्रद्धालु कावड़ लेकर निकल रहे हैं, आज इसी हिंदू बहुल भारत में एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करा रहे हैं और दूसरी ओर उसी भगवान के भक्तों को न केवल गुंडा बल्कि आतंकियों की संज्ञा दी जा रही है। और यह इस वर्ष नहीं हुआ है, यह एक सतत प्रयास है। तो इस वर्ष क्या हुआ उससे प्रारंभ करते हुए बीते वर्षों की ओर चलेंगे। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कावड़ लेकर यात्री भोले की धुन में लीन होकर निकल रहे थे। कावड़ यात्री अपनी लेन में चल रहे थे, लेकिन तभी एक स्पीड में आती हुई कार जो कि रॉन्ग साइड चल रही थी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यह है कि कार रॉन्ग साइड चल रही थी, वो भी एक्सप्रेसवे पर और वो भी स्पीड में। तो ये रॉन्ग साइड से आती हुई कार सीधा टक्कर मारती है कावड़ यात्रियों में और कावड़ खंडित हो जाती है और 4 में से 3 लोग गाड़ी से निकलकर भाग जाते हैं और जो एक बंदा पकड़ में आता है उसे थोड़ा पीटा जाता है और फिर पुलिस को सौंप दिया जाता है। अब आप स्वयं सोचिए कि भोले की भक्ति में लीन यात्री अपना काम व्यापार छोड़कर कावड़ लेने जाता है और सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव पैदल चलने के बाद, पांव में छाले पड़ने के बाद कोई जानबूझकर या नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वाला कावड़ को खंडित करके चला जाता है। अब इसे ना दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, ताजिया लेकर एक समुदाय की भीड़ सड़कों पर चल रही है और कोई इसी प्रकार गाड़ी लेकर आए, वो भी रॉन्ग साइड स्पीड में, और ताजिया खंडित हो जाए। क्या लगता है गाड़ी वाले के साथ क्या किया जाएगा? और दूसरी ओर कावड़ खंडित कर दी गई सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद, और उस आक्रोश में जो मारपीट थोड़ी हुई उसके लिए पूरे समुदाय को, पूरे कावड़ियों को गुंडा से लेकर आतंकियों की संज्ञा दे दी गई। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कावड़ यात्रियों को इस प्रकार बदनाम किया जा रहा है। जब भी कावड़ यात्रा निकलती है तो नैरेटिव उन्हें अनपढ़ गुंडा आतंकी प्रूव करने का बना दिया जाता है। पिछले वर्ष कांग्रेस की बड़ी नेता उन्होंने कहा कि किताबें उठाओ तो कावड़ उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वर्ष इस प्रकार के कार्टून्स बना बनाकर इसी प्रकार का नैरेटिव आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष मौलाना तौकीर रजा तक कावड़ियों को गुंडा मवाली बोल गए हैं और इस बार अजीत अंजुम से लेकर विनोद कापरी तक सबने गुंडा मवाली ही बोला है। यहाँ तक कि रवीश कुमार ने तो पिछले से पिछले साल ये तक लिख दिया था कि कावड़ यात्रा के कारण उद्यमियों को 2900 करोड़ रुपए की चपत लग जाती है और रवीश कुमार की मांग थी कि इस बात को हर पेपर के फ्रंट पेज पर छापना चाहिए। वाह रवीश जी, कमाल है ना। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर एक एक पल आपने उन्हें सपोर्ट किया, तब आपको ये बिल्कुल नहीं लगा कि 500 करोड़ की चपत डेली लग रही है नॉर्थ ऑफ भारत के स्टेट्स को। तो कुछ 2-4 वीडियोस दिखाकर कावड़ियों को गुंडा आतंकी प्रूव करने का खेल चल रहा है, लेकिन इस बीच में कावड़ यात्रा से जुड़े जो असली समाचार हैं वो नहीं दिखाए जाते। कावड़ यात्री मुरादाबाद के इब्राहिमपुर से निकलते हैं और वहां की महिलाएं उन्हें निकलने ही नहीं देती। 2022 में कावड़ यात्रियों पर आतंकी हमले की आशंका जताई जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा और 2024 में भी आतंकी आक्रमण का अंदेशा है। और इसे ही देखते हुए योगी सरकार ने ATS की तैनाती कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए की है। तो कावड़ यात्रियों पर जो अटैक्स हो रहे हैं या जो उनकी यात्रा को या कावड़ को खंडित किया जा रहा है, तो पूरे देश में ना ये मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन मुद्दा क्या बनता है? मुद्दा बनता है कि कावड़ यात्री अनपढ़ हैं, वो गुंडे हैं, वो आतंकी हैं। मीडिया के इस प्रपंच को समझने का समय अब आ चुका है और उनसे प्रश्न पूछने का भी समय अब आ चुका है। अब इसी मीडिया से पूछते हैं कि हिम्मत है तो बताइए हज में क्या होता है। जो हज यात्री करते हैं वो जानने के लिए अगले अध्याय में चलते हैं।
देखिए, आपके समक्ष जो भी दिखाया जा रहा है ना, उससे परसेप्शन बनना सरल हो जाता है कि कांवड़िए गुंडे होते हैं। पर चलिए, मैं आपको दूसरी दुनिया की कुछ दूसरी कहानियां सुनाता हूं। हज पर जाने वाली महिलाओं की कहानी, जो मेरी बनाई हुई नहीं है, CNN ने छापी है। आसरा नदीम नाम की एक 21 साल की पाकिस्तानी मूल की लड़की यूएसए में रहती थी। वो 2006 में हज करने जाती है और वहां उसने काबा की परिक्रमा करने का मन बनाया। हर व्यक्ति वहां पर काबा को छूना चाहता है, तो यही मन आसरा नदीम का भी था। जैसे जैसे आसरा आगे बढ़ रही थी, भीड़ भी बढ़ रही थी और मौका भी। और अचानक किसी के हाथ आसरा के पिछले भाग के गुप्तांगों पर होते हैं। आसरा झटपटाकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो किसी और दूसरे व्यक्ति के हाथ आसरा की छाती पर होते हैं। आसरा उस व्यक्ति की ओर देखती है तो वो व्यक्ति भी आसरा की ओर एक क्रिमिनल स्माइल देता है, परंतु अभी भी उसके हाथ आसरा की छाती से नहीं हटे थे और आसरा इस अनुभव के बाद कभी वापस हज नहीं जाती। दूसरी कहानी है एक 32 वर्षीय अनाम ब्रिटिश महिला की, जो 2007 में हज करने गई थी और एक ही दौरे में 3 बार उसने ये सब अपने साथ झेला था। पहली बार ये महिला एक मजहबी स्थान पर थी तो एक आदमी इसकी तरफ आता है और छाती को पकड़ लेता है। महिला उसे देखती रह जाती है तो भी वो उसकी छाती नहीं छोड़ता है और उसे देखकर हंसता है। दूसरी बार इसी मजहबी स्थान के बरामदे में इसी महिला के पिछले गुप्तांगों पर कोई व्यक्ति अपनी लैंगिक कठोरता का अनुभव करवाता है, वो भी इस महिला को देखते हुए। अब मैं स्पष्ट भाषा में आपको नहीं समझा सकता हूं, जिसको समझना है वो पढ़ लीजिए। और तीसरी बार यही सेम महिला फंसती है जब एक वृद्ध आदमी इसी महिला के पीछे अपनी उंगलियों से प्रवेश करने का प्रयास करता है। तीसरी कहानी है एक इंडोनेशिया की महिला की, जो 2011 में हज करने गई थी और केवल 17 साल की थी। जब ये लड़की तवाफ करने काबा पहुंची तो अचानक से एक दूसरा हाजी अपनी कठोर लैंगिक मांसपेशियों का स्पर्श इस लड़की के पिछले गुप्तांग पर करता है। लड़की सन्न रह जाती है पर कुछ कर नहीं पाती। लड़की दोबारा यहाँ नहीं आती। चौथी कहानी है एक 13 साल की लड़की की, जो इजिप्ट से थी, दूसरी बार हज करने आई थी। अचानक से भीड़ में से कोई व्यक्ति इस लड़की की छाती को नोचने लगता है। लड़की साइड से देखती है तो पता चलता है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ खड़ा होकर ऐसा कर रहा था। ना उसे स्थान की इज्जत थी ना पत्नी की। पांचवी कहानी है अनुशा मुश्ताक की, पाकिस्तानी मूल की ऑस्ट्रेलियाई महिला, जो जब 10 साल की थी तो उसका परिवार लीबिया में था। इसके पिता पाकिस्तानी एयरफोर्स में थे। लड़की हज करने के लिए उत्साह से भरी हुई थी। जब वो काबा पहुंची तो काफी भीड़ थी। अचानक से 10 साल की इस बच्ची को किसी ने पिछले गुप्तांगों पर दबोच लिया। लड़की डर गई और अपनी मां के सामने आ गई। यही काम इसी लड़की के साथ एक बस कंडक्टर ने भी इसी टूर पर किया था। ये सभी घटनाएं कहानी के रूप में सुनाई अवश्य गई हैं, पर सत्य घटनाएं हैं और CNN ने केवल 5 घटनाएं 2018 में छापी थी, क्योंकि हज में हुई इन घटनाओं पर मॉस्क मी टू हैशटैग ट्रेंड हो रहा था। बहुत सी महिलाएं हज के समय हुई आपबीती बता रही थी इस हैशटैग पर यह घटनाएं 2024 में भी ट्रेंडिंग में आ रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करके बताया कि उसका कोई दोस्त अपनी पत्नी के साथ हज पर गया था। वापस केवल पति ही आ पाया, क्योंकि पत्नी को ड्राइवर उठाकर ले गया। पुलिस ढूंढती रह गई पर नहीं मिली। जब ये ट्वीट वायरल हुआ तो हज पर अपने साथ हुई अभद्रता बताने वालों की बाढ़ आ गई। अनेकों लोगों ने यही कहानियां सुनानी आरंभ कर दी। परंतु आपको ये सब बातें बताने का पॉइंट क्या है? हज की जो घटनाएं आपको बताई जा रही हैं, ये केवल आइसबर्ग का टिप है। ऐसी अनेकों रिपोर्ट अलग अलग पेपर्स में छप चुकी हैं। परंतु क्या इन घटनाओं के कारण सारे हज करने वाले यात्रियों को कहा जा सकता है? जी नहीं। तो फिर कांवड़ियों के कुछ वीडियोस वायरल करने के बाद कांवड़िए गुंडे होते हैं जैसा जनरलाइज्ड नैरेटिव कैसे बनाया जा सकता है? क्या सभी कांवड़ी गुंडे होते हैं? क्या सच है इस नैरेटिव का? वो आगे देखते हैं। ये गंदी मीडिया जिस रंग में कांवड़ यात्रा और यात्रियों को रंगने का प्रयास कर रही है, कांवड़ यात्रा उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो कांवड़ यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं कि ये यात्री असल में करना क्या चाहते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम जो महादेव के भक्त थे, तो सबसे पहली बार उन्होंने ही सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की थी और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया था। तब से आज तक भोले के भक्त ना जाने कहां से गंगा तट पर आते हैं और एक बांस के दोनों छोरों पर मटके को लटकाकर उनमें गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य स्थानों तक ले जाते हैं। लोग आते गाड़ियों में भर भर कर हैं और जाते पैदल हैं। इनमें से ना जाने कितने तो नंगे पैर ही चलते हैं। कोई 150 किलो की कावड़ लेकर चलता है तो कोई अपने माता पिता को कावड़ में बिठा कर चलता है। और कावड़ का नियम है कि उसे धरती पर नहीं रखेंगे ताकि धूल मिट्टी तक भी उस पर ना लगे और गंगा जल शिवलिंग को अर्पित किया जाएगा। ये ट्रिब्यूट है भगवान परशुराम को और भक्ति है महादेव के लिए। प्रतिवर्ष करोड़ों लोग कावड़ यात्रा करते हैं। 2022 में ये आंकड़ा 4 करोड़ का था। 2023 में ये आंकड़ा 4 करोड़ 7 लाख का था और 2024 में भी 4 करोड़ के ऊपर ही ये आंकड़ा होगा। ये आंकड़ा केवल 1 महीने का है, केवल 1 महीने का। वहीं दूसरी ओर हज की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ष में मात्र 22-23 लाख ही लोग
पूरे विश्व से हज यात्रा करने जाते हैं। इतना नंबर तो कांवड़ यात्रा में महिलाओं का ही हो जाता है। 2012 में आज तक का हाईएस्ट नंबर पहुंचा था हज यात्रियों का पूरे वर्ष का, और वो नंबर पता है कितना था? मात्र 31 लाख। और जो रवीश कुमार इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उस रवीश कुमार को मैं बता दूं कि हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार एक कांवड़ यात्री 3 से 4 हजार रुपए औसतन खर्च करता है अपनी यात्रा के दौरान। 4 करोड़ यात्री यदि इतना अमाउंट खर्च कर रहे हैं तो 12 से 16 हजार करोड़ रुपए की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है मात्र एक महीने में। और ये भाई साहब 2900 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे। भाई साहब 2900 करोड़ रुपए बड़ा होता है या 16,000 करोड़ रुपए? और यदि कांवड़ यात्रा को बंद करा दिया गया तो क्या 16,000 करोड़ रुपए के लिए आप रो पाओगे? और ये 4 करोड़ यात्री तब हैं जब कांवड़ यात्रा एक बहुत ही कठिन साधना है। चलो तुम्हें दर्शन कराता हूँ कुछ कांवड़ यात्रियों की यात्रा का। ये भोले के भक्त हैं, 121 लीटर जल लेकर जा रहे हैं कंधों पर उठाकर 200 किलोमीटर की यात्रा करके। और ये देखिए किस निष्ठा और अनुशासन से कांवड़ यात्री जल लेकर जा रहे हैं। ट्रैफिक को कोई समस्या नहीं हो रही है। और ये हैं जितिन गुज्जर भोला, 251 लीटर गंगा जल लेकर अपने कांधों पर लाद कर हरिद्वार से निकल पड़ा है। और जो इन्हें गुंडा बोल रहे हैं ना, वो 2 लीटर जल लेकर अपनी रसोई से अपने बेडरूम तक भी चले जाए ना, बहुत बड़ी बात है। ये भाई 151 लीटर गंगा जल लेकर अपने कांधों पर नंगे पैर जा रहा है। अजीत अंजुम के ना इंटरव्यू लेने तक में पसीने निकल जाते हैं। पर चलो अब कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो जुबैर अंजुम जैसे लोगों को हिला कर रख देगा। ये अम्मा, इनकी आयु है 75 वर्ष। ये अब तक 75 कांवड़ ले जा चुकी हैं और फिर आई हैं। एक बार लोगों को ना अपनी अच्छी से उम्र बता दीजिए। मेरी इतनी उम्र है। मेरी उम्र 75 साल की है। 75 कांवड़ ले आई मैं, 10 कांवड़ गौमुख से ले आई जहाँ से गंगा मैया निकली है। साल में 2 कांवड़ लाती हूँ मैं, और एक फागुन की और एक सावन की। अब चलो ये देख लो, और तुम्हारी आंखों से ना आंसू आ गए तो नाम बदलना, और ये देखकर मन प्रसन्न ना हो जाए तो बताना। और ये देखिए 301 फीट लंबी तिरंगा कांवड़। ये देखो छोटे छोटे बच्चे कांवड़ लेकर पैदल चल रहे हैं, और इन्हें गुंडा बताने का प्रयास जो कर रहा है, आपको उन्हें समझना होगा। चलो ये तो कांवड़ की बात हो गई। अब बात करते हैं डाक कांवड़ की। अब डाक कांवड़ होती क्या है? तो कांवड़ यात्री तो बीच बीच में रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, परंतु डाक कांवड़ में यात्री उसे रुकना ही नहीं होता, मल मूत्र तक के लिए नहीं रुकना होता। और घर से निकलने से पहले ये धारण करके निकला जाता है कि कितने समय में यात्रा को पूर्ण किया जाएगा, और उतने ही समय से पहले यात्रा को पूर्ण करना होता है। महादेव को अभिषेक करना होता है। अब सोचिए कि ये डाक कांवड़ यात्रा कितनी कठिन होगी। इस बार पहली बार लड़कियों की भी डाक कांवड़ यात्रा निकली है। देखिए, अब चलिए कुछ और डाक कांवड़ यात्राएं देखते हैं। ये भक्ति है, ये आस्था है, और इसे बदनाम मत होने दो। अब चलो कुछ और दिखाता हूँ जिससे गर्व से छाती फूल जाएगी। हजारों की संख्या में भोले के भक्तों की सेवा में शिविर लगाए जाते हैं, जहां उन्हें ठहरने से लेकर भोजन आदि तक की व्यवस्था की जाती है। करोड़ों लोग इन व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के लिए चंदा देते हैं, और करोड़ों कांवड़ यात्री इन शिविरों का लाभ उठाते हैं। ना शिविर लगाने वाले की जाति पूछी जाती है, ना चंदा देने वालों की जाति पूछी जाती है, और ना ही कांवड़ यात्रियों की जाति पूछी जाती है। यहाँ पहुँचने वाला केवल शिव भक्त है, जातियों से ऊपर उठकर हिंदू है, और यही एकता इस गंदी मीडिया के हृदय में घात देती है। इसीलिए हर वर्ष कांवड़ यात्रा पर आक्रमण किए जाते हैं। पर चलिए अब अगले अध्याय में ना कुछ डेटा देखते हैं जो इनको और आपको दोनों को सोचने पर विवश कर देगा। देखिए, यहाँ तक हमने ये समझने का प्रयास किया है कि कुछ रैंडम इंसिडेंट्स के कारण एक पूरे वर्ग को नेगेटिव लाइट में रख देना बेवकूफ़ी है। चाहे हज हो या कांवड़ यात्रा, हज नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाया जाता, पर कांवड़ यात्री गुंडे हैं, ये बात मेन स्ट्रीम की जा चुकी है। मैंने पर्सनली अपने जीवन में भी ये सब सुना है। अब ऐसे में सच का पता कैसे चले? तो जी, सच तो केवल बड़े डेटा से ही पता चल सकता है। भारत में हर साल 3 करोड़ से अधिक लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। हरियाणा से झारखंड तक हर क्षेत्र से लोग आते हैं। अब इन बकैतों की मानी जाए तो 3 करोड़ से अधिक गुंडे कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। क्या 3 करोड़ गुंडों के बाहर आने पर देश में होने वाले क्राइम की संख्या में
बढ़ोतरी होनी चाहिए या नहीं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय होता है, तो चलिए किसी राज्य का उदाहरण देखते हैं। झारखंड में काफी लोग कावड़ लाते हैं, वहीं का डेटा देख लेते हैं। झारखंड में मई 2023 में 6,49 अपराध हुए, जून 2023 में 5,732 और जुलाई 2023 में 5,784, अगस्त 2023 में 5,530। जुलाई के अंत या अगस्त के आरंभिक दिनों में ही कावड़ यात्रा निकलती है, परंतु इस समय तो क्राइम का जो डेटा दिखाया मैंने आपको झारखंड के भीतर, वो कम होता दिख रहा है। और बस ऐसा ही डेटा बाकी राज्यों का भी है, आप सर्च करके देख सकते हैं। ये बड़ा डेटा ही आपको सच्ची पिक्चर दिखा सकता है, और सही पिक्चर यही है कि कांवड़ यात्रा में तीर्थयात्री अत्यंत मुश्किल यात्रा पूरी करते हैं, कोई श्रवण कुमार बनकर, कोई दिव्यांग होने के उपरांत भी। 2022 में कांवड़ लेने पहुंची सपना देख नहीं सकती थी। सपना के सपने में महादेव आए तो निकल पड़ी कांवड़ लेने अपने बूढ़े पिता के साथ। ये लोग आपको गुंडे लगते हैं? अपने माँ बाप को श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा करवाने वाला ये व्यक्ति आपको गुंडा लगता है? एक पैर पर चलकर 300 किलोमीटर यात्रा करने वाला पवन किसे गुंडा लगता है? सत्य केवल इतना होता है कि 3-4 करोड़ कावड़ यात्रियों में से केवल कुछ एलिमेंट्स गलत होते हैं, पर एजेंडाधारी लोग पूरी कावड़ यात्रा को बदनाम करते हैं और उस एजेंडा के प्रभाव में समाज में नैरेटिव फैल जाता है। परंतु मैंने जो बड़ा डेटा आपको दिखाया उससे सत्य स्पष्ट है। वैसे एक बड़ा डेटा यह भी दिखाता है कि यूके में एक समुदाय विशेष अपने जनसंख्या अनुपात से 4 गुना अधिक क्राइम कर रहा है। क्या कोई नैरेटिव इस पर बनाएगा? वैसे यह नैरेटिव केवल कावड़ यात्रा पर नहीं है, हर उस चीज पर है जो भारत के बहुसंख्यक समुदाय से जुड़ी है। दीपावली पर प्रदूषण की खबरें तो आपने सुनी ही होंगी, पर अब घर पर होने वाली सफाई महिलाओं पर अत्याचार बन चुकी है। होली पर बच्चों द्वारा खेला गया रंग एक आतंक है। रक्षाबंधन पैट्रियार्की का घृणित रूप है, और यदि उससे भी बात ना बने तो रक्षाबंधन भारत को मुगलों ने दिया। करवा चौथ, शिवरात्रि, जलीकट्टू, नवरात्रि, रामनवमी, कोई भी हिंदू त्योहार इस प्रहार से नहीं बचा। इसी नैरेटिव के कारण भारतनाट्यम बहुसंख्यक राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार महिलाएं साड़ी हिंदू राष्ट्रवाद और मोदी के कारण पहन रही हैं। महिलाओं का सिंदूर विषैला हो चुका है, इसमें विभत्स न्यूरोटॉक्सिन मिले हैं। नवरात्रि और निरोध तक को मिश्रित किया जा रहा है विज्ञापनों के सहारे। मंगलसूत्र, इस विज्ञापन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें कहीं आपको नजर आ रहा है ढंग से? रसम जैसे भोजन में ब्राह्मणवाद और मनुवाद दिखाया जा रहा है। रसम छोड़िए, ब्राह्मणवाद सांभर में भी घुस चुका है। एक हनुमान का चित्र मिलिट्री में बदला जा रहा है। ये सब एक नैरेटिव है आपको आपकी दृष्टि में गिराने का। इंफॉर्मेशन युद्ध कहते हैं इसे। हज मॉनिटर करते हैं ऐसा नैरेटिव नहीं बनाया जाता, पर कावड़िए गुंडे हैं ये नैरेटिव बनता है। सोचिए क्यों, कौन बनाता है ऐसे नैरेटिव, वो आगे देखते हैं। तो कावड़ यात्रियों के विरुद्ध नैरेटिव तो हर वर्ष ही सेट किया जाता रहा है। इस बार क्या क्या हुआ वो कुछ वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर अजीत अंजुम है। ये आदमी कावड़ यात्रियों के लिए किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करता है वो सुनिए। लेकिन अब बीते 5 दिनों से जो कांवड़ यात्रियों की तस्वीरें आ रही हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा, तोड़फोड़, उत्पात और उपद्रव की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस बात का सबूत है कि कांवड़ यात्रियों को या कांवड़ यात्रा में ऐसे बहुत सारे लफंगे हैं, गुंडे हैं, ऐसे उपद्रवी तत्व हैं। कुछ 2-4 वीडियोस के आधार पर इसने कावड़ यात्रियों को ये सब कुछ बोल दिया। अब ये सुनिए कि सड़क पर अगर कोई उनसे सट जाए, या सड़क पर अगर किसी से उनकी थोड़ी कहासुनी हो जाए, या अगर कोई कार उनके बगल से गुजरे जहां से वो नहीं चाहते गुजरे, तो कुछ भी कर सकते हैं। वाह पकौड़े वाले वाह, कोई उनसे सट गया, कार उनके बगल से निकल गई। झूठ, कार रॉन्ग साइड से आ रही थी, कार की स्पीड अधिक थी और कावड़ यात्रियों को उसने टक्कर मारी, जिससे उनकी कावड़ खंडित हो गई। किसी की आस्था को खंडित कर देना, किसी के दिनों की, महीनों के परिश्रम को खंडित कर देना अजीत अंजुम के लिए छोटी सी बात है, और वो उसे कार का बगल से निकल जाना बता रहा है। अब ये सुनिए। कोई होटल वाला उन्हें कुछ कह दे, टोक दे, कोई बाइक वाला उनसे सट जाए, तो कुछ भी कर सकते। अरे पकौड़े वाले, जो कुछ भी मन में आ रहा है उसे मुंह से नहीं बोल देना है। बोलना केवल तथ्य के आधार पर है। वो इंसिडेंट दिखाओ जो तुमने बोला। ऐसा कोई इंसिडेंट अगर नहीं है तो मत बोलो, ठीक है? यह हौसला आ कहां से रहा है? यह हिम्मत आ कहां से रही है? यह तेवर आ कहां से रहा है कि आप किसी को पीट देंगे, किसी की गाड़ी को बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, किसी को इतना पीटेंगे कि हॉस्पिटलाइज हो जाए? ये कहां से ताकत आ रही है? इसको सोचने की जरूरत है। और ये धार्मिक लोग हैं। पकौड़े वाले ने बिना किसी संकोच के ये सब कुछ बोल दिया, साथ ही साथ थंबनेल पर ये तक लिख दिया कि कावड़ियों का आतंक। परंतु मुहर्रम पर हुई तेजराम की मॉबलिंग पर पकौड़े वाला चुप रहा। अब चलिए सोनपरी को देखते हैं। शिव भक्ति और कांवड़ यात्रा में हिंसा का क्या काम?
तस्वीरें जो सामने उभर कर आ रही हैं वो बहुत ही शॉकिंग है। कम से कम 3 ऐसी तस्वीरें जिसमें कावड़ यात्री जो हैं वो हिंसा कर रहे हैं। वाह सोनपरी, मुहर्रम पर तो केवल हिंसा का ही काम होता होगा, है ना? इसीलिए एक आधे आदमी को मार देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं चाहूंगा आप आवाज सुनिए, आप देखिए किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। एक बाइक को तोड़ते हुए कोई शिव के नारे कैसे लगा सकता है? मैं समझना चाहता हूं कि क्या आप शिव के करीब महसूस कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके? वाह सोनपरी, बाइक तोड़ने में शिवजी भी बीच में आ गए, नारे भी सुनाए जाएंगे और ये भी कहा जाएगा कि फोकस करके सुनो क्या नारे लगाए जा रहे हैं। क्या सोनपरी ने कभी वो वाले नारे सुनाए जो बम फटने से पहले बोले जाते हैं, या फिर कन्हैया लाल टेलर को समाप्त करने से पहले जो नारे लगे? क्या अभिसार शर्मा ने वो नारे सुनाए? अभिसार शर्मा ने उस समय एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में भाई ने नारे तो नहीं सुनाए बल्कि ये बोला कि इस वीडियो को दबा दो, समाप्त कर दो, इस वीडियो को कहीं दिखनी ही नहीं चाहिए। और तो और जो कुछ भी कन्हैया लाल टेलर के साथ हुआ उसका आरोप गोदी मीडिया और भाजपा के नेताओं पर डाल दिया भाई ने। एक अरसे से मैं लगातार बता रहा हूं कि गोदी मीडिया का प्रभाव इस समाज पर क्या पड़ रहा है। इस एक अरसे से मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भड़काऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों से इस समाज पर क्या असर पड़ रहा है। बाज आइए, मेरे देश को बख्श दीजिए। हाथ जोड़ के मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं। क्या करवाना चाहते हैं आप लोग सब मेरे इस देश को? उधर से न्यूज लॉन्ड्री ने कुछ आर्टिकल्स लिखे। न्यूज लॉन्ड्री के आर्टिकल में कावड़ यात्रियों द्वारा जहां जहां हिंसा हुई उसे नाटकीय ढंग से रिपोर्ट किया गया और ये ना चाह के भी मात्र 4-5 इंसिडेंट से अधिक कुछ नहीं ढूंढ पाए, परंतु ब्रांडिंग ऐसे की गई मानो ये तो घनघोर अराजक लोग हैं। वहीं इसी न्यूज लॉन्ड्री का आज तक कोई आर्टिकल ऐसा नहीं मिला जिसमें कंसोलिडेटेड डेटा मिल रहा हो कि भाई मुहर्रम पे या ईद पर किस किस स्थान पर हिंदुओं से हिंसा हुई। यही गंदी मीडिया है मित्रों, इनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि असली कांवड़ यात्री कौन होते हैं। देखिए, अंतिम सवाल ये आ जाता है कि क्यों इस प्रकार का नैरेटिव बनाया जाता है और एक्चुअल कावड़िया कौन है। नैरेटिव बनाए जाने का कारण बड़ा सिंपल है। ये दुनिया श्रृंगार रस की कविता नहीं है। एक सोच की भीड़ दूसरे सोच के लोगों पर अपनी सोच को थोपने के लिए लगी पड़ी है और ये आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से है। बस आज इसका स्वरूप एक ऐसे युद्ध के रूप में है जिसे आप इन्फोवॉर कहते हैं, जिसमें कुछ चिन्हित घटनाओं का प्रयोग करते हुए, उन्हें बार बार चलाते हुए, उन्हीं घटनाओं के अराउंड राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर आर्टिकल्स छापते हुए, उन्हीं घटनाओं के अराउंड बार बार हर साल शोर मचाकर ये नैरेटिव गढ़ा जाता है कि कावड़िए गुंडे हैं। जबकि क्राइम का बड़ा डेटा हमें ये दिखाता है कि कावड़ सीजन में क्राइम बढ़ नहीं रहा है, पर इन्फोवॉर में सब चलता है। वो युद्ध जिसमें कुछ चिन्हित घटनाएं एक पूरे वर्ग या समाज के माथे पर क्या लिखा जाएगा ये डिसाइड करती हैं करोड़ों की भीड़ से निकली हुई 2 या 4 घटनाएं। एक्चुअली में कावड़ यात्रा ऐसे लोग करते हैं जिनके समक्ष टूटे हाथ पैर या अंधी आंखें कोई मायने नहीं रखती हैं, जिनके पैरों में पड़े हुए छाले उनकी इच्छा शक्ति को और बढ़ाते हैं और जो हजारों वर्ष बाद भी श्रवण कुमार के उस कर्तव्य को निभा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस इन्फोवॉर को समझने वाली वॉइसेस उपलब्ध हैं, वो इससे लड़ती भी हैं। बुरी बात यह है कि गलत नैरेटिव जितने लोगों तक पहुंचाया जाता है, सही नैरेटिव की पहुंच उतनी नहीं है। इस लड़ाई में आप ये नहीं सोच सकते कि यदि मैंने इस वीडियो को या इस सूचना को फैलाया, इसको शेयर किया, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस सांस्कृतिक सूचना युद्ध में अनअपोलोजेटिक तो बनना ही पड़ेगा। आप में से कितने लोग अनअपोलोजेटिक हैं भारत के विरुद्ध चल रहे इस इन्फोवॉर में? कमेंट में लिखिए। इस सूचना युद्ध को जीतने का केवल एक माध्यम है, गलत नैरेटिव का काउंटर। तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही स्क्रीन पर दिख रहा है दूसरा एपिसोड अवश्य देखें, जो आपको इस इन्फोवॉर को और बड़े स्वरूप में समझाएगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।